Hello, good afternoon students. Today's our topic is electronic configuration. Now first of all, what is electronic configuration? It is the distribution of electron into different shell, subshells and orbital of an atom. It is called electronic configurations. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इलेक्ट्रॉन को हमने सब शेल में और ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले बेटा आपको 3 लॉज जो हैं ये आपको पढ़ने बड़े ज़रूरी हैं। नाउ फर्स्ट वन इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? वन ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विद अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। ये पॉलिस का था। दूसरा रूल जो इसमें बहुत सारा रोल प्ले करता है बेटा, दैट इज ऑफ वो प्रिंसिपल। ऑफ वो प्रिंसिपल देखो, ऑफ वो प्रिंसिपल ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। और इंक्रीजिंग एनर्जी करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको रूल बताऊंगा कि हमने ऑर्बिटल को फिल करना है। तो बेटा ऑर्बिटल को हम फिल करेंगे हम उसकी इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से। जैसे हम ऑर्बिटल फिल करेंगे, जैसे सबसे पहले 1s और ऑर्बिटल भरा जाएगा, फिर 2s होगा बेटा, फिर 2p होगा, फिर 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर 4s होगा, फिर 3d होगा, फिर 4p होगा, फिर 5s होगा, एज इट इज़ ऑन। अब इसका भी एक तरीका है बेटा कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी का मतलब है कि हम उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी एनर्जी पहले कम होगी, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसका भरने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर ऐसे लिख दो, आपके पास 1s एक 1s इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, फिर वह आपके पास 2s होता है और 2p, फिर बेटा 3s ऑर्बिटल है, फिर 3p है, फिर 3d है, फिर 4s है, 4p है, फिर 4d है, फिर 4f है, फिर 5s है, 5p है, 5d है, एज इट इज। मतलब इस तरीके से आप फिल कर दो। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से एक एरो लगाना है नीचे की तरफ। तो इसका मतलब पहले कौन सा कटा? 1s। तो देखो सबसे पहले हमने ये 1s लिख दिया, फिर उसके बाद एरो यहाँ से, फिर ऊपर से, फिर किसका? 2s, फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ। तो बेटा 2s के बाद कौन सा आया? 2p और फिर 3s। तो यहाँ पर देख लो 2p और 3s। फिर एरो इसको कॉइन को काटेंगे, एरो ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद बेटा 3p 4s अगेन, इस तरीके से आपने करते जाना है। तो फिर 3d 4p 5s, बेटा इसी तरीके से 3d 4p 5s एंड चलता है। तो ये तो आपकी टेंशन खत्म हुई कि ऑफ वो प्रिंसिपल इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको ये याद नहीं रहते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s ऐसे बनने हैं, तो जब भी कन्फिग्रेशन के लिए आए इस तरीके से आप लिख लो, एरो लगाते जाओ, यहाँ से कट होते हैं उसका नंबर पहले, तो इट मीन्स कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। अब दूसरी बात, अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर इसकी 1s की एनर्जी जो है वो कम है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है? तो बेटा इसका भी देख लो, ये भी एक रूल दिया था एनर्जी के लिए कैलकुलेट करने के लिए, वो था बेटा n+l रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं बेटा? n+l रूल। और ये दिया था बोर्स एंड बरी। इसको बेटा बोर्स और बरी रूल भी बोलते हैं, बोर्स बरी रूल भी बोलते हैं। अब इस रूल से क्या फ़ायदा था? इस रूल से हम हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किसकी एनर्जी कम है। जैसे 1s की हम बात करते हैं बेटा, तो n+l के हिसाब से 1s में n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है। इट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 वैल्यू। 2s की हम बात करते हैं, कल भी मैंने आपको बोला था, तो n+l रूल में बेटा n 2 है
और एल एस में यहाँ पे 0 है तो 2, इसका मतलब 1 की वैल्यू कम है और फिर 2 की ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से 1 2 ऐसे ये तरीका है कि हम n+l रूल से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई 4s ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट देन 3d। हम ऐसे देखने से लग रहा है कि यार 4s है ये 3d है, तो ऐसे क्यों है कि 4s ऑर्बिटल पहले क्यों? बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई 4s फील्ड रेदर देन द 3d। तो आपने बोलना है अकॉर्डिंग टू n+l रूल, तो बेटा इसमें n+l रूल आप अप्लाई करके देख लो। देखो 4s में n+l रूल के हिसाब से बेटा क्या चलेगा, n 4 है, l 0 है, दैट इज़ 4 वैल्यू। दूसरी बात 3d के केस में देखते हैं बेटा, n जो है वो आपका 3 है और l कितना है, SPD 0 1 2 2 दैट इज़ 5 वैल्यू, तो इट मीन्स 4s हैज़ ए लोअर एनर्जी देन 3d, इसलिए 4s पहले भरा जाता है, 3d बाद में भरा जाता है। अब कई बार एक क्वेश्चन और भी आता है कि 4d और 5d, 4d ऑर्बिटल एंड 5d ऑर्बिटल, अगर n+l के रूल से हिसाब से देखे जाएं तो इन दोनों की एनर्जी बेटा बिल्कुल सेम होती है। कैलकुलेट करके देख लो, n+l में 4 प्लस ये यहाँ 2 कितना आ गया बेटा 6 की वैल्यू, और यहाँ n 5 है और d l आपका यहाँ पर 1 है, SP 4d 5p की केस करते हैं 5p, और SP 1 है, ये 6 वैल्यू। मतलब जब ऐसा केस आ जाए कि दोनों में वैल्यू जो है वो 6 6 है, इक्वल आती है, बराबर एनर्जी आती है, तब हम कौन सा रूल फॉलो करें? तो बेटा तब वही रूल होगा n+l रूल में, लेकिन जब एनर्जी इनकी हम निकालें यहाँ सेम आ रही है, तब इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n वैल्यू। जिसकी n की वैल्यू उस टाइम कम हो उसको बेटा हम पहले भर देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, यही क्वेश्चन है n+l। तो ये था आपका ऑफ वो प्रिंसिपल। अब उसके बाद बेटा थर्ड प्रिंसिपल आपका आता है जिसको हम बोलते हैं हुंड्स रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सिंपल सी बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d and f orbitals cannot occur until each orbital of given subshell contains one electron each, या फिर सिंगली फील्ड। मतलब हर एक ऑर्बिटल जो है, हर एक सब शेल जो है वहाँ का एक एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। जैसे मान लो पी के बेटा 3 ऑर्बिटल हैं, तो जैसे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करने हैं, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि पहले 2 भर दिए और 1 भर दिया, ये रॉन्ग भी है। ऑफ हुंड्स रूल ने क्या कहा था बेटा, हुंड्स ने ये कहा था कि 3 ऑर्बिटल, जैसे पी में इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल अगर अपने फिल करने हैं तो पहले इन हर एक को सिंगली फील्ड करो, फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे इनको पेयर अप करते जाओ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब हर ऑर्बिटल बेटा पी है तो पी के अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो पहले उनको सिंगली फील्ड करना है। डी है, डी में आपको पता है डी के 5 ऑर्बिटल हैं, इनको ही पहले आपने सिंगली फील्ड करना है। एफ के 7 है, इनको हर एक को पहले सिंगली फील्ड करो, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पेयरिंग करो। तो दीज आर द 3 रूल्स टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब बारी आती है हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे मान लो मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन की लिखनी है, हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s1, क्योंकि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन किस में भरना है 1s में भरना है। और s ऑर्बिटल ध्यान रखना, s ऑर्बिटल, s के कितने ऑर्बिटल होते हैं, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। s के बेटा 1 ऑर्बिटल है, p है 3, d 5, f 7, ये कल से हम करते आ रहे हैं। एंड ईच ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2, 6, 10 एंड 14। क्या मतलब हुआ, s में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, d में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और f करते हैं। तो s में हाई इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, क्या करेंगे 1s2, 2s2, उसके बाद 2s के बाद बेटा 2p का नंबर है 2p,
तो 2 4 कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अभी 4 बचे हैं, तो इसका मतलब P में 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं, तो 2 फिर 1s2 2s2 2p4, ये कन्फिग्रेशन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा लो, ये सॉरी ऑर्बिटल उठा लो, और उनमें उस हिसाब से s ऑर्बिटल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 भर दो, p है तो 6 भर दो, d है तो 5 भर दो। इस तरीके से जहाँ जहाँ तक इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं होते वहाँ वहाँ तक आप कंप्लीट करते जाओ। दिस इज द कन्फिग्रेशन, सो सिंपल। नाउ अब कई बार क्या होता है, कन्फिग्रेशन जो है पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे नंबर्स की आ जाती है, जैसे 50 अबव आ जाती है, 60 70। हम उसकी कन्फिग्रेशन लिखने का हमारे पास एक तरीका, शॉर्टकट तरीका है, जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन यूजिंग द नोबल गैस कोर, यूजिंग नोबल गैस कोर। कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम बात करते हैं बेटा सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर सोडियम 11, इट मीन्स इट कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन। then the write down configuration बेटा 1s2 2s2 2p6 2 4 10 and 3s1 3s1, this is the configurations। now अब जिसको शॉर्टकट कन्फिग्रेशन में बता रहा था आपको, नोबल गैस कोर यूज करके देखो बेटा क्या बोला मैंने, सोडियम 1s1 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ तक 10 तक आपका बेटा शेल कंप्लीट, जैसे नियोन फर्स्ट शेल में 2 हैं 8 हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट हो रहा है, तो बेटा नियोन लिख लो। आगे आता है आपका 3s1, ये 3s1। सेम इसी तरीके से बेटा अगर आपने पोटाशियम की लिखनी हो तो पहले तो आप ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो यहाँ तक आप देखोगे ये आर्गन तक आता है, नियोन के बाद आर्गन है, आर्गन के 18 हो गए बेटा, यहाँ तक 18 हो गए, आगे 4s1। मतलब आपके पास एक सिंपल तरीका आता है कि अगर आपने कन्फिग्रेशन नियोन 11 की लिखनी है तो 3s1, आर्गन की, आर्गन कितना 18 है, 19 की लिखनी है 5 है, आगे नियोन आर्गन, उसके आगे क्या चलता है बेटा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36 होता है, तो आगे अगला शेल आपका आएगा 5s1। उसके बाद आता है बेटा जीनोन, जीनोन के लिए अगर आप लिखोगे तो बेटा अगला आएगा 6s1। उसके बाद आप स्टार्ट करते जाओ, फिर आएगा रेंडोन, इसके लिए आएगा आपका 7s1। तो फिर उसके बाद देखो ना यहाँ 36 है 37 है, अगर 40 के लिए पूछा है तो आप देखो 3s में 2 भरने हैं, आगे 3s के बाद किसका नंबर आएगा वहाँ पे कन्फिग्रेशन लिखते जाओ और उसको फिल करते जाओ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपने लिखना है। बाकी रही बेटा कॉपर और क्रोमियम की कन्फिग्रेशन है, तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। इनमें क्या होगा, जो डी के आपके 4 बनते हैं, D4 है और 4s2 है, तो 3d4 है 4s2 है, इसमें क्या आ जाएगा 3d1 3d5 आ जाएगा और 4s1 आ जाएगा, क्योंकि ये किस में आते हैं, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कैटेगरी में। फुली फिल्ड क्यों आते होते हैं, क्योंकि ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ये जो है वो मोर स्टेबल होते हैं। और इनसे क्वेश्चन पूछते हैं मोर स्टेबल का कारण क्या है, 2 रीज़न है बेटा, एक तो सिमिट्री लीड्स टू सिमिट्री, सिमिट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, मतलब जितनी ज़्यादा उसमें सिमिट्री होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट सिमिट्री के केस के लिए और सेकंड एक्सचेंज एनर्जी के लिए, ये 2 रीज़न हैं। अब लास्ट में मैं आपसे जाते जाते कन्फिग्रेशन पूछूंगा, जैसे बेटा हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन, हाइड्राइड की कन्फिग्रेशन लिखनी है H1 नेगेटिव की, तो क्या कन्फिग्रेशन होगी, सिंपल है। हम तो कन्फिग्रेशन तो हम लिखेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन 1 माइनस है, तो इसका मतलब इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने पूछ लिया Fe3 पॉजिटिव, राइट ऑन दिस कन्फिग्रेशन, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। आप काउंट कर लो यहाँ पर, ये पूरे इलेक्ट्रॉन 26 हैं, तो 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब 3 चले गए तो 23 की कन्फिग्रेशन आनी है, ऐसे कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं। तो आई होप कि आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।